हमने हमारी पहली वाली वीडियो में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में समझा था, जहां पे हमने देखा कि इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। और जब तक हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे, तब तक वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 भी आ चुका था। तो जब डिजिटाइजेशन हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट होने लग गई है। और जितना ज्यादा इंडिया कोई और कंट्री से कनेक्ट होगा, उतना ज्यादा वहां पे व्यापार होगा, ट्रेड होगा। अब जब ट्रेड किया जाता है तो दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, या तो वो यूएस डॉलर में होगा, या पाउंड में होगा, या रुपी में होगा, या कोई और टाइप की करेंसी में होगा। बट पॉइंट ये बनता है कि हर कंट्री के पास डॉलर नहीं है, रुपी नहीं है, या पाउंड नहीं है। तो यहाँ पे कई सारी मल्टीलेटरल एजेंसीज है, लाइक आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। इनफैक्ट कई सारे फंक्शनल सिस्टम हैं जो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को सर्कुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम काम करता है, राइट। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या है। कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में एक रूल्स है जिस जो कुछ इंस्टीट्यूशंस ने बना चुके हैं, और वहां के बेस पे कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कि आईएमएफ करके एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। उसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ ने भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। और ये रूल्स से एग्री किसने किए हैं? जो भी कंट्रीज इसका पार्ट होती है, राइट। यानी कि इनके बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है कि कोई भी टाइप का आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे एक इंस्टीट्यूशन होती है, वो कुछ रूल्स बनाती है, और वो रूल्स से सारी कंट्रीज उसको एग्री करती है। और ये फ्रेमवर्क के अंदर कंट्रीज ट्रेड करेगी, इन्वेस्ट करेगी, एंड इनफैक्ट बोरो भी कर रही है एक दूसरे से। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं बेसिक लैंग्वेज में, अगर हम समझना चाहे तो इंडिया अगर जापान के साथ कोई भी तरीके का व्यापार करता है, तो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ देखता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड का ट्रेड देख रहा है, और वहां पे उसने कुछ टाइप के रूल्स बना रखे हैं। अब वो रूल्स के बीच में, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हाँ, ये रूल इंडिया भी एग्री कर रहा है, ये रूल जापान भी एग्री कर रहा है। और जब ये एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो दोनों कंट्री या तो ट्रेड करती है, राइट, या फिर जापान इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर इंडिया जापान से कोई भी तरीके का लोन बोरो कर रहा है फ्रॉम वन अनदर। सो दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से कहा जाता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे टोटल चार चीजें हैं जिसपे हमें सबसे मेजर ध्यान देना है। पहला आ जाता है एक्सचेंज रेट, फिर आ जाता है इंटरनेशनल रिजर्व, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ, राइट। तो अगर हम इसको एक बार ब्रीफली देखते हैं, तो ब्रीफली में हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली एक्सचेंज रेट मींस। एक्सचेंज रेट का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो, राइट, लेट्स से आपने कोई फॉरेन कंट्री से परचेज किया है, तो आप वो डॉलर में परचेज करते हो। और हम मान ले रहे हैं कि $1 का वैल्यू है ₹100। यानी कि अगर वो चीज वहां पे $1 की बिक रही है, तो आपको उसमें ₹100 देने पड़ेंगे, तब जाके आप $1 की चीज वहां से खरीद पाओगे। तो दिस इज एक्सचेंज रेट। ओके। अब अगर सेकंड चीज देखते हैं, दैट इज इंटरनेशनल रिजर्व्स। अब इंटरनेशनल रिजर्व क्या होता है कि इंटरनेशनल रिजर्व में आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारी आरबीआई है, उसके पास फॉरेन करेंसी है, जिसके अंदर डॉलर होगा, पाउंड होगा, जापान की करेंसी होगी, चाइना की करेंसी होगी, या कोई और टाइप की करेंसी जो मेजर करेंसीज होती है, वो सारी करेंसीज उसके पास रहेगी। तो वो एक तरीके से फॉरेन करेंसी होगी। इसके साथ अगर हमारे पास गोल्ड भी है आरबीआई के पास, सो दीज आर नोन एज इंटरनेशनल रिजर्व। इनको यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। मेजर पर्पस क्या होता है कि कोई भी तरीके का आपको उसको इंपोर्ट करना है कोई दूसरी कंट्री से, उसके लिए यूज किया जाता है। या फिर अगर आपको किसी को लोन देना है कोई दूसरी कंट्री को, तो उसके लिए किया जाता है। आपको कोई ग्रांट देना, उसके लिए किया जाता है, या एक्सेट्रा पर्पस के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इंटरनेशनल रिजर्व मीन्स। तो एक्सचेंज रेट समझ लिया हमने, हमने इंटरनेशनल रिजर्व समझ लिया। अब थर्ड है, दैट इज द आईएमएफ। अब स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक।
ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं। और तीसरा आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि चलो ये तो एक थोड़ी सेपरेट टाइप की बॉडी है, बट अगर हम ये दोनों को बेटर वे में समझते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है, कि आईएमएफ आपको पैसा देती है, वर्ल्ड बैंक भी आपको पैसा देती है, मतलब वो कंट्री को पैसा देती है, बट दोनों को पैसा देने का ऑब्जेक्टिव अलग है। जैसे हमने हमारी पहली वाली वीडियो में समझा था, जहां पे हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में समझा, तो जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस है, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसको बीओपी क्राइसिस से कहा जाता है ना। व्हाट एग्जैक्टली बीओपी क्राइसिस, यानी कि आपका एक ट्रेड का बैलेंस किया जाता है। बैलेंस इन द सेंस क्या होता है कि आपकी कंट्री ने कुछ चीजें एक्सपोर्ट करती है और कुछ चीजें इंपोर्ट करती है, राइट। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे, आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते गए तो आपके पास क्या हुआ कि जो फॉरेन करेंसी थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा जितना इंपोर्ट बढ़ गया। तो उससे एक सिचुएशन एक ऐसी आएगी कि आपके पास जो भी फॉरेन करेंसी है वो खत्म हो गई। तो खत्म हो गई तो आप अब बाकी का इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट, कि जो आपका बैलेंस था बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वो इम्बैलेंस हो गया, एंड दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, राइट। और जब भी वापस आपको इंपोर्ट करना है, जैसे इंडिया में भी यही सिचुएशन हुई थी 1991 में, कि हमने इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए और हमारे पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई। तो जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय आपको लोन जो देगा वो रहेगा आईएमएफ के द्वारा, राइट। वेर एज वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, कि वर्ल्ड बैंक आपको कब लोन देती है, वर्ल्ड बैंक देती है कि अगर इंडिया ने बोला है कि मुझे पोवर्टी हटानी है हमारी कंट्री से, तो पोवर्टी हटाने के लिए सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट लाया, मान लीजिए कि मनरेगा प्रोजेक्ट को उसको और ज्यादा एक्सपांड करना है या और टाइप के काम उसके अंदर लाने हैं, तो उसके अंदर पैसा लगेगा। और वो पैसे की फंडिंग वो कहां से ले सकता है, वो वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, राइट। या फिर अगर उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है तो वो वर्ल्ड बैंक से फंडिंग ले सकता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, कि ये जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तब पैसा देगा, और ये जब पॉवर्टी हटाना है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है, यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, जैसे हम हमारी वीकली करंट अफेयर की वीडियो में हमेशा कवर करते हैं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, वहां पे अगर कोई भी खर्चा करना है तो वो वर्ल्ड बैंक से फंड ले सकते हैं, राइट। तो मतलब वर्ल्ड बैंक उसमें कई सारे फंड में उसे अपनी फंडिंग दी गई है, राइट, वो ग्रांट देता है, राइट। सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। Whereas थर्ड इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, कि जो पूरे ग्लोब में ट्रेड हो रहा है, राइट। अब ट्रेड हो सकता है बिटवीन, या तो ये बायलैटरल ट्रेड है या फिर ये मल्टीलैटरल ट्रेड है, राइट। बायलैटरल ट्रेड में क्या होगा कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, और मल्टीलैटरल में दो या दो से ज्यादा के बीच में जब ट्रेड होता है तो वो ट्रेड के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो ये सबको कोई एक जन फाइनलाइज करता है ताकि सबका फेयर ट्रीटमेंट मिले उसको। तो ये कौन डिसाइड करेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की बात की जाती है तो वहां पे एक्सचेंज रेट पे ध्यान दिया जाता है, इंटरनेशनल रिजर्व पे ध्यान दिया जाता है, देन हमें आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए, और डब्ल्यूटीओ के बारे में होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज पे फोकस करेंगे कि ये जितने भी टर्म्स हैं, दैट इज एक्सचेंज रेट्स, इंटरनेशनल रिजर्व, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पांचों को हम बेटर वे में समझेंगे, जिससे हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम काम कैसे करता है वो बेटर वे में समझ आ जाएगा, राइट। वेर इन सब का गोल क्या है, कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, इन सब का गोल क्या है, कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, एक इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना, राइट। यही मेजर ट्रेड है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कौन लाता है, आईएमएफ लेके आता है, राइट। वेर एज इंटरनेशनल ट्रेड को कौन फैसिलिटेट करता है, डब्ल्यूटीओ करता है, एंड पॉवर्टी कौन रिड्यूस करता है, दैट इज द वर्ल्ड बैंक करता है, राइट। तो ये सब के लिए एक सेपरेट फंड है या सेपरेट एक काम कह सकते हैं, इन लोग का ये सेपरेट काम है, तो उस पर ये वर्क होता है। अदर देन दैट इनको कई सारे चैलेंजेस भी फेस होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को अगर बेटर वे में करवाना है। जैसे मेजर चैलेंज क्या होता है कि आए दिन इम्बैलेंसेज होते रहते हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, या फिर कोई भी इमर्जिंग मार्केट होती है उसमें इश्यू हो गया। अब इम्बैलेंस किस तरीके से होता है, जब कोई भी कंट्री
ट्रेड करती है, कुछ इंपोर्ट करती है, कुछ एक्सपोर्ट करती है, तो वहां पे इम्बैलेंस होना एक नेचुरल फैक्टर है कि देयर आर चांसेस कि अगर वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, राइट, या फिर वो पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली देयर आर चांसेस कि वहां पे इम्बैलेंस हो। इम्बैलेंस कब होगा? जब मेरी डिमांड बढ़ गई। इंडिया में यही चीज हुई थी ना, जब हमने हमारे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था कि जब हमने हमारा प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर पे गए, राइट, तो जब एग्रीकल्चर पे गए तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से, वो उनको काम मिला, पैसे कमाया। अब जब पैसे कमाना उन्होंने स्टार्ट किया तो वो एक इमर्जिंग मार्केट से कन्वर्ट हो गया। अब ये इमर्जिंग मार्केट बना है तो वहां पे क्या हुआ कि चीजों की डिमांड बढ़ गई, लेकिन हमारे पास वो चीजों की सप्लाई उतनी नहीं थी कि हम उसको डिमांड कर पाए, एंड हेंस वहां पे क्या हो गया, हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। उसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया बट हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा। ओके, तो वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है दैट इज द एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसे हमने देखा कि एक्सचेंज रेट क्या है कि $1 अगर मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं, सो दैट इज एक्चुअली एक्सचेंज रेट। अभी एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को डिटरमाइन कैसे करता है, वो चीज समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे अगर आप रिकॉल करोगे, एक केस स्टडी अगर हम देखते हैं, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये कब हुआ था? 2008 और 2009 के बीच में हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जो यूएस की एक बैंक थी लेमैन ब्रदर्स, उसने एक बहुत बड़ा क्राइसिस कर दिया था। क्राइसिस क्या कर दिया था? वहां पे ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गया था। ओवर फाइनेंशियलाइजेशन क्या हो गया कि उन्होंने मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, राइट, यानी कि लोगों को इजी लोन दे दिया। अब लोगों को आप जितना इजी लोन दोगे ना, वो उतना इजी रीपे नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोन अगर मिलना इजी है तो जरूरी नहीं है कि जो लोन मेरे को पैसा मिला है उसको मैं डबल ही कर पाऊं। तो दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क, राइट। तो वहां पे एक थोड़ा सा कंस्ट्रेन क्रिएट हो गया था एंड उसके चलते क्राइसिस हो गया यूएसए में ना। यूएसए की जो करेंसी वो एक ग्लोबल करेंसी है, तो वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बन गया था। ओके, तो यहां पे क्या हुआ कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो इंडिया में इसका इंपैक्ट हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्लोबलाइजेशन है, कि ग्लोबलाइजेशन का एरा आ चुका था, एंड उसके चलते दो चीजों पे मेजर फर्क पड़ता है, राइट। कि किस पे फर्क पड़ता है? कि कैपिटल फ्लो कितना हो रहा है, कि कैपिटल इनफ्लो, एंड उसके चलते एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है, राइट। अब अगर एक्सचेंज रेट को हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि एक्सचेंज रेट एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है, कि वो 100 रुपए कैसे आता है, तो एक्सचेंज रेट दो चीजों पे वर्क करता है, कि डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है, अब यहां पे डिमांड किसकी बोला जा रहा है? यूएस डॉलर की डिमांड बोली जा रही है, कि हमें इंपोर्ट कितना करना है, राइट। जितना मैं इंपोर्ट करूंगा उतना मैं यूएस डॉलर की डिमांड करूंगा, और जितना मैं एक्सपोर्ट करूंगा उतना मैं यूएस डॉलर की सप्लाई आएगी। यानी कि एक्सचेंज रेट को मैं कह सकता हूं कि वो किस पे डिपेंड करता है, कि आपका इंपोर्ट कितना हो रहा है एंड आपका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। तो उसके बेस पे एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, राइट। कि जितना डिमांड और सप्लाई होगा डॉलर का, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाता है, राइट। तो जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है तो उसमें क्या हुआ था कि कैपिटल इनफ्लो इफेक्ट होने लग गया था। कैपिटल इनफ्लो इफेक्ट कैसे हो गया था? कि जैसे ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा था कि हर कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट थी। तो इंडिया भी काफी हद तक डिपेंडेंट थी, कि इंडिया क्या करती थी कि अपनी सर्विस को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएसए में, कि जो भी सर्विसेज है, यानी कि जो आईटी सर्विस है उसको काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएसए में। अब यूएसए में क्राइसिस हो गया, तो जो आईटी सर्विस में से पैसा आ रहा था इंडिया में वो अचानक रुक गया, राइट, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या हो गई कि पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए ग्लोब में, तो जो इंडियंस बाकी सारी कंट्रीज में कमा के अपने घर वालों को जो पैसा भेज रहे थे, जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, उसके अंदर भी डिक्रीज आने लग गया था, राइट, यानी कि रेमिटेंसेस कम हो गया। ओके, उसके अलावा मार्केट में कैपिटल आना कम हो गया, यानी कि जो पैसा आ रहा था, लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे, कि जो कैपिटल इनफ्लो है वो भी कम हो गया, राइट। तो ये तीन मेजर रीजन बताए गए थे। तो जब अगर आप देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस आना कम हो गया, आईटी सर्विस से पैसा आना कम हो गया, और इन जनरल कैपिटल का इनफ्लो आना भी कम हो गया, तो उसके चलते जो डिमांड और सप्लाई है वो इंपैक्ट हो गया।
कि हम इतना पैसा हमारे पास आ नहीं रहा, यानी कि हम इतना सप्लाई नहीं आ रही है हमारे पास, पर हमारी डिमांड तो उतनी रह रही है, राइट। क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, इंडिया में इकोनॉमी नॉर्मल तरीके से रन कर रही थी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वो नॉर्मल तरीके से रन कर रही थी, यानी कि यहाँ पे अभी भी रोटी कपड़ा मकान की जो डिमांड थी वो उतनी ही थी, लेकिन जो पैसा आना था वो नहीं आया। तो उससे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई नहीं बढ़ा, तो अल्टीमेटली जो एक्सचेंज रेट है, जो पहले मान लेते हैं कि जो $1 का ₹60 था, वो बढ़ के कितना हो गया, ₹75 हो गया। इस तरीके से एक्सचेंज रेट सिस्टम को ये इंपैक्ट करता है, राइट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनिज्म, कि ये इस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को इंपैक्ट करता है, राइट। अब इसको और डिटेल वे में समझते हैं कि ये क्या है। ये एक्चुअली एक फंडामेंटल कंपोनेंट है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम का, जो क्या डिटरमाइन करता है, ये एक वैल्यू डिटरमाइन करता है एक करेंसी की अगेंस्ट दी अनदर करेंसी। जैसे हमने देखा ना कि $1 है वो ₹60 का है, राइट, और ये बढ़ के अगर ₹80 हो गया, तो ये क्या कर रहा है कि एक करेंसी की वैल्यू डिफाइन कर रहा है अगेंस्ट दी अनदर करेंसी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। वो तो चलो हमने केस स्टडी ली थी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसा हुआ था, बट अगर हम ओवरऑल फैक्टर्स के बारे में समझते हैं कि क्या टाइप के फैक्टर्स है जो एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है कि देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब तीनों को अगर हम बेटर वे में समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है, कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से अफेक्ट करता है, राइट। अब इंटरेस्ट रेट यहां पे क्या माना जाता है कि वो कि आपके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कितना है। क्योंकि अगर मेरे को इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिखेगा, यानी कि अगर मेरे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ओके। तो सिमिलरली जब इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टर जो चीजें कुछ फाइनलाइज करता है, तो वो क्या देखता है कि अगर उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहली चीज क्या देखेगा कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, एंड सेकंड देखेगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ओके। तो अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 6% चलता है, ओके, और दूसरी कंट्री में अगर 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो 8% पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जब ज्यादा इन्वेस्ट होगा, तो वहां पे क्या होगा कि कैपिटल का इनफ्लो बढ़ जाएगा। अब कैपिटल का इनफ्लो बढ़ जाएगा, तो यानी क्या हो गया कि वहां पे सप्लाई बढ़ गई, कि डॉलर की सप्लाई वहां पे बढ़ने लग गई। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब अगर इंटरेस्ट रेट वापस कम होके 6% हो गया, तो वो कैपिटल का क्या होगा, वो आउटफ्लो होने लग जाएगा, वो बाहर निकलने लग जाएगा, और उससे क्या होगा कि उसकी सप्लाई कम होगी। तो जब डॉलर की सप्लाई कम होगी, तो वापस वो एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट करेगा, फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज क्या थी, इन्फ्लेशन थी, कि इन्फ्लेशन इस पे किस तरीके से इंपैक्ट करता है, कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर कोई भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा, तो उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है कि कोई चीज, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइस राइज हो गई। इन्फ्लेशन के दो मतलब है, जैसे हमने पहले वीडियो में समझा था कि एक है प्राइस राइज होना और एक है मनी सप्लाई होना। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है कि अगर पैसा ज्यादा बढ़ गया इकोनॉमी में, तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आने लग जाएगा, राइट। यानी कि कैसा होता है कि अगर इसको हम माइक्रो एस्पेक्ट से समझते हैं, माइक्रो एस्पेक्ट में क्या बोला जाता है कि प्राइस राइज हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब है कि दूध का भाव बढ़ गया। अब दूध का भाव बढ़ गया, यानी कि जो दूध पहले 60 रुपए लीटर था, वो मान लेते हैं कि अब 70 रुपए लीटर हो गया, ठीक है, यानी कि उसका 10 रुपए बढ़ गया। तो 10 रुपए क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों के हाथ में 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, राइट। यानी कि मैं पहले जितना 60 रुपए को अहमियत देता था, मैं अब उतना 70 रुपए को अहमियत देता हूं। तो दैट मीन्स कि क्या हो गया कि इंडिया में 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई है, राइट, कि जो रुपए की वैल्यू है वो 10 रुपए से कम हो गई है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जितना ज्यादा ये चीज होती जाएगी इकोनॉमी में, उतना ज्यादा क्या होगा कि रुपए की वैल्यू कम होती रहेगी। अब जब रुपए की वैल्यू कम होगी, तो जब फॉरेन से कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आएगा, या कोई भी हमारे यहाँ पे हम कोई चीज बेचेंगे, तो वो हमारी एक्सचेंज रेट को और ज्यादा डेप्रिशिएट करेगा, यानी कि जो रुपए की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, राइट। तो यही चीज बताई गई है कि जो चीज पहले 60 रुपए थी, वो अब 70 रुपए की हो गई, और लोग उसको अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए है, रुपए की वैल्यू 10 रुपए से कम हो गई है।
राइट। तो यानी कि जो डेप्रिसिएशन है, जो एक्सचेंज रेट है हमारा, उस पे ये जो 10 रुपए की वैल्यू कम हुई है ना, वो उस पे दिखाई देगा। राइट। और अगर इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है यानी कि 60 रुपए से 70 रुपए नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि 60 रुपए से वो बढ़ के 61 रुपीज हो रहा है, तो अब 1 रुपए से वैल्यू कम हुई है, तो ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, वेरेज ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। राइट। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन भी इंपैक्ट करेगा। नाउ थर्ड आ गया, दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ में जनरल सिनेरियो कैसा है कि जितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी ग्रो का मतलब क्या होता है कि आपने एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गया, तो दिस इज हाउ योर इकोनॉमी ग्रोज। तो ये जितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, उतना ज्यादा आपकी एक्सचेंज रेट अच्छा होगा। एक्सचेंज रेट अच्छा कैसे होगा? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, फिर आप एक्सपोर्ट करोगे। तो आप जितना ज्यादा पैसा एक्सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको यूएस करेंसी, मतलब जो भी डॉलर करेंसी है वो आपकी आएगी, यानी कि डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो उसके चलते आपका एक्सचेंज रेट और भी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। राइट। यानी कि जो रुपए की वैल्यू वो बेटर वे में हो जाएगी। अब सेकंड आ गया, दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी दो टाइप की होती है, दैट इज मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी। अब इसको और बेटर वे में समझते हैं कि दो टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती है कंट्री में। पहला तो आ जाता है फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? दैट इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई का गवर्नर। ओके। अब हमने हमारी बजट की वीडियो में ये बेटर वे में समझा था कि इकोनॉमी में एक पिरामिड होता है। पिरामिड में 3 लेवल के लोग होते हैं। पहला आ जाता है सीईओ क्लास, दूसरा आ जाता है मैनेजेरियल क्लास, और तीसरा आ जाता है वर्कर क्लास। तो जो वर्कर क्लास का जो बेस है ना, वो काफी ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू द अदर टू क्लासेस। तो ये चीज क्या दर्शा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्कर क्लास इज मच मोर एज कंपेयर टू द अदर टू क्लासेस, कि दोनों क्लासेस के कंपेयर में ये पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। और सरकार जब कोई भी पॉलिसी बनाती है, बीट अ फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या एम से बनाती है कि ये जो वर्कर क्लास है, ये वर्कर क्लास का परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब इनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो ये इकोनॉमी में डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो सप्लाई करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो अगेन पर कैपिटा इनकम सबका बढ़ेगा। सो दैट मीन्स कि जब तक यहां पे ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक पूरी कंट्री में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होता है, ये पॉलिसी का एम होता है। तो जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की जाए, बी इट मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये एक्सचेंज रेट को काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। क्योंकि ये क्या करती है, ये यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ाती है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा मेरा इंपोर्ट कम होता जाएगा और मेरा एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा कि डॉलर की सप्लाई बढ़ती जाएगी, इंटरनेशनल रिजर्व मेरा बढ़ता जाएगा। तो ये एक मेजर थिंग है ना। उसके बेसिस पे आ जाता है स्पेकुलेशन और पॉलिटिकल इवेंट्स। कि स्पेकुलेशन यानी कि कई बार इन्वेस्टर स्पेकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर करेंसी मूवमेंट में। राइट। एंड फोर्थ आ जाता है, दैट इज द पॉलिटिकल इवेंट। जैसे हमने पहले समझ ही चुके हैं कि अगर जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होता है, तो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, तो सबसे पहली चीज वहां पे क्या इंपैक्ट हुई इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? दैट इज द सप्लाई चेन मैकेनिज्म। कि जो सप्लाई चेन था वो कंट्री का, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ। क्योंकि रशिया ने कुछ ब्लॉकेट लगा दिया, यूक्रेन ने कुछ ब्लॉकेट लगा दिया, कहीं पे बम फूट गए, बारूद गिर गया, या एक्सेट्रा। इससे क्या होगा कि सप्लाई चेन में इश्यू आ गया। अब सप्लाई चेन में इश्यू हो गया तो क्या हो गया कि जहां पे जो चीज पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची नहीं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कैसा है कि कुछ कंट्रीज इंपोर्ट करती है, कुछ कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है। राइट। तो वो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज सप्लाई चेन। कि अगर वहां पे कोई भी ब्लॉकेट लगाते हैं तो वो इंपैक्ट करता है। तो जब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया, तो उससे क्या हो गया कि उसका प्राइस बढ़ गया। अब जब वो प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो क्या रहेगा, मेरे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, या फिर मेरे लिए वो एक्सपोर्ट भी महंगा हो गया। तो अल्टीमेटली वो एक्सचेंज रेट को वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। राइट। अब नेक्स्ट चीज है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम। 3 रिजीम है। पहला है फिक्स, दूसरा है फ्लोटिंग, और तीसरा है मैनेज्ड। राइट। अब जैसे हमने देखा कि एक्सचेंज रेट को क्या चीजें डिफाइन करती है,
दैट इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कि जितना आपका इंपोर्ट रहेगा और जितना आपका एक्सपोर्ट रहेगा वो चीजें डिफाइन करेगी कि आपका एक्सचेंज रेट कितना रहेगा, यानी कि डॉलर की डिमांड और सप्लाई पे आपका डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे सरकार तीन तरीके से अपनी एक्सचेंज रेट डिफाइन करती है। सबसे पहली है दैट इज द फिक्स। जैसे चाइना तरीके का एक एग्जांपल है कि चाइना कभी कभार ये यूज करता है कि वो अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है। फिक्स कर देता है यानी कि मान लीजिए कि जो हमने देखा था कि जो ₹80 का अगर $1 है, $1 अगर ₹80 का है तो ये फिक्स कर दिया चाइना ने, राइट। अब सेकंड आ जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी क्या हो गया कि जितना भी डिमांड और सप्लाई है उसके बेस पे आपका एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाएगा। नाउ थर्ड इज द मैनेज। अब मैनेज में क्या होता है, जो इंडिया में है, इंडिया में क्या होता है यूजुअली कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि जितना आपका इंपोर्ट और जितना आपका एक्सपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाएगा। लेकिन एक इक्विलिब्रियम रखते हैं, यानी कि एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है। अगर इससे ज्यादा हो गया या इससे कम हो गया तो वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो वो क्या करेगा, या तो वो डॉलर को परचेज कर लेगा, अगर मार्केट में ज्यादा डॉलर हो गया तो वो परचेज कर लेगा, अगर मार्केट में डॉलर कम हो गया तो वो परचेज सेल कर देगा, कि जो जो डॉलर है उसको वो सेल कर देगा। तो इससे क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट, जो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, जो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी एक्सचेंज रेट को, बट डज नॉट मेंटेन अ फिक्स रेट। ये एक फिक्स रेट को मेंटेन नहीं करता है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। अब जो सेकंड था दैट इज द फॉरेक्स रिजर्व। ना फॉरेक्स रिजर्व जैसे हमें पता है कि इंटरनेशनल रिजर्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रिजर्व है, दैट इज चाइना। अब चाइना के पास इतना ज्यादा इंटरनेशनल रिजर्व क्यों है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी इज नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। कि चाइना का प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों बिकता है, राइट। इसके सेवरल रीजन है। जैसे हम थोड़ा सा अगर इसकी केस स्टडी समझते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों होता है, वाई चाइनीज माल इज सो चीप। क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ा क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका वो काफी लो है। अब ये दो रीजन है उसका। पहला रीजन क्या है कि चाइना के पास उसके रिसोर्सेज है, उसको इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, राइट। हालांकि इंडिया के पास भी है बट चाइना के पास थोड़ा सा ज्यादा है। और जो सेकंड रीजन क्या है कि जो चाइना का लेबर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम रखता है वो। ओके, यानी कि इंडिया में अगर देखते हैं कि 800 रुपए एक दिन की मजदूरी है, राइट। हालांकि वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, किसी में 400 है, किसी में 1000 1200 भी पहुंच जा रहा है, तो वेरी करता है। बट अगर आप एवरेज लेते हैं कि 800 रुपए एक दिन की मजदूरी लेता है एक लेबर, तो वो चाइना में 800 की जगह वो है 400 रुपए। तो जब 400 रुपए की मजदूरी है एवरेज एक कंट्री में, तो वो कोई भी चीज प्रोड्यूस करेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जब एज अ बिजनेसमैन मैं देख रहा हूं कि मेरे को मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं किस तरीके से परफॉर्म करता हूं कि मैं एक सस्ता और एक अच्छा प्रोडक्ट ला के दे सकता हूं। तो अच्छा प्रोडक्ट तो चलो बना पा रहे हैं बट वो सस्ता नहीं बना पा रहे। तो अगर मैंने वो प्रोडक्ट अच्छे के साथ सस्ता भी बना दिया तो क्या होगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत रहेगी मार्केट में, और वो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैं जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा उतना ज्यादा मेरा फॉरेन रिजर्व बढ़ता जाएगा। अब जितना ज्यादा मेरा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे पास इंटरनेशनल करेंसीज बढ़ती जाएगी। सो दिस इज व्हाट चाइना करता है। अब चाइना कैसे करता है कि उसने एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लिया, ठीक है। अब चाइना क्या करेगा, वो बाकी सारी कंट्रीज को लोन देगा। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका या पाकिस्तान को लोन दे दिया। अब जब उसने लोन दे दिया तो वो लोन और लोन के वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऐसे करेगा कि वो एक आधा पोर्ट खरीद लेगा चाइना श्रीलंका से या फिर पाकिस्तान से, और वो लाइफ टाइम उसके डेप्थ साइकिल में फंसा रहेगा पाकिस्तान, राइट। तो मतलब ये चीज रहती है विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है कंट्री के लिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबल रहती है, राइट। वो लोगों को लोन दे सकता है, उससे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कर सकता है, एंड इनफैक्ट वो काफी सारी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, एंड वो लोगों की करेंसी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, राइट। किसी की इकोनॉमी में अगर वो अननेसेसरी पैसा डाल देगा तो वो करेंसी मैनिपुलेशन हो जाएगा, उसका एक्सचेंज रेट वो डिस्टर्ब भी कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, राइट। अब अगर हम इसको डिटेल में समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की, इसमें ये किस तरीके से वर्क करता है,
तो यहाँ पे इंटरनेट जो फॉरेक्स रिजर्व है या फिर जो इंटरनेशनल रिजर्व है, उसको किस तरीके से कहते हैं कि कोई भी एसेट है जो एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास है। जैसे मैंने क्या कहा था, पहले देखा था कि इंटरनेशनल रिजर्व में क्या होता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या टाइप की फॉरेन करेंसीज है वो मद्देनजर रखी जाएगी। सेकेंड चीज ये होगा कि उसके पास गोल्ड रखा जाएगा। सो दीज आर ऑल एसेट्स। ये सारा क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये एसेट है। तो ये टिपिकली डिनोमिनेटेड किस में होते हैं, फॉरेन करेंसीज में होते हैं, सच एज यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, या एक्सेट्रा। ओके, अब इनका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द की पर्पस ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। पहला तो क्या है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, जैसे हमने कहा कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों हो गए थे, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया था बट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा था, राइट। अब इंपोर्ट बढ़ गया तो मैं इंपोर्ट किस में करूंगा, मैं फॉरेन करेंसी से ही इंपोर्ट करूंगा, मैं कोई यूएस डॉलर से ही मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा। तो वो क्या होगा कि अगर मेरे पास इंटरनेशनल रिजर्व रहेगा तो मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए करेंसीज होगी। फिर सेकंड है कि एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन, कि यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज़्यादा मेरे पास इंटरनेशनल रिजर्व रहेगा उतना ज़्यादा मैं एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, वरना वो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, वो मेरे एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट, कि वो नेचुरल वे में समझेगा। फिर थर्ड है डेब्ट सर्विसिंग, कि मैं लोगों को लोन दे पाऊंगा, कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को लोन दे रहा है, श्रीलंका को लोन दे रहा है, कई सारी कंट्रीज को लोन दे रहा है, तो वो सर्विस रहेगी। एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है कि चाइना को अपनी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उसका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी अच्छा है, राइट। दैट मीन्स उसका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है उसका जीडीपी अच्छा है, एंड अल्टीमेटली नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम भी उसका अच्छा रहेगा। फिर आता है कि कंपोजिशन, कि क्या कंपोजिशन होता है इंटरनेशनल रिजर्व का। पहला है फॉरेन करेंसी आ जाएगी, उसके अंदर गोल्ड आ जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट आ जाएगा, एंड आईएमएफ रिजर्व पोजीशन आएगा। हालांकि चलो फॉरेन करेंसी और गोल्ड का मतलब तो हमें पता है, बट जो दो क्वेरी रहती है स्टूडेंट के माइंड में, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड सेकंड है कि आईएमएफ रिजर्व पोजीशन, आईएमएफ रिजर्व पोजीशन, राइट। अब स्पेशल ड्राइंग राइट में मेजर क्या होता है कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, कि इसके अंदर 5 टाइप की मेजर करेंसीज आती है, इनको बास्केट ऑफ करेंसीज कहा जाता है। कि ये क्या होता है कि ये एक तरीके का रिजर्व होता है, कि इंडिया के पास जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती है वो इंडिया उसको यूज कर सकता है इन केस अगर उसका कोई भी टाइप का फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है या एक्सेट्रा, जब भी उसको यूज करना चाह रहा है, राइट। वेर एज आईएमएफ रिजर्व पोजीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री उस पर क्लेम कर सकती है जो आईएमएफ का प्रोडक्ट है, जो भी आईएमएफ का प्रोडक्ट है उस पर वो कंट्री का क्लेम रहता है। अब सवाल ये बनता है कि ये दोनों का कोटा क्या किस बेस पे डिफाइन होता है, कि किसके पास कितना स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहेगा, या फिर वो कितनी टाइप के प्रोडक्ट्स पे, वो आईएमएफ के प्रोडक्ट्स पे वो क्लेम कर पाता है। तो ये किस पे डिपेंड होता है, उसके कोटा पे। अब कोटा किस पे डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी की साइज कितनी है और उसका परफॉर्मेंस कितना है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी की साइज कितनी है, कि वो कितने ट्रिलियन इकोनॉमी है, एंड सेकेंड वो इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। तो उसके बेसिस पे उसका कोटा डिफाइन किया जाता है। तो हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर मेरी इकोनॉमी की साइज बढ़ती जाएगी या फिर मेरा परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा कोटा भी बढ़ता जाएगा, अगर कम होगा तो वो कम भी होता जाएगा, राइट। तो ये होता है द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। अब क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल रिजर्व को। पहला आ जाता है ट्रेड बैलेंस, सेकंड आ जाता है कैपिटल फ्लो, एंड थर्ड आ जाता है सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। अब ट्रेड बैलेंस में क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दैट इज द ट्रेड बैलेंस। कि अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो आपका ट्रेड सरप्लस है, अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है तो आपका ट्रेड डेफिसिट है। सेकंड आता है कैपिटल फ्लोज, कि आपका कैपिटल में इनफ्लो आ रहा है या फिर आपके कैपिटल में आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपका डिफाइन किया जाएगा। एंड थर्ड है कि आपके लिए सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने टाइम में वो इंटरवीन कर रही है एंड वो इन्फ्लुएंस कर रही है द लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व, कि उसको किस तरीके से वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल रिजर्व लेवल्स को। ओके, नाउ थर्ड इज द रोल ऑफ आईएमएफ। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जैसे मतलब हमने समझ लिया है कि ये क्या करता है कि कभी भी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो आईएमएफ इंटरवीन करेगा एंड उस तरीके से वो पैसा फंड एलोकेट करेगा ताकि वो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से वो बाहर आ पाए।
ओके। अब जो अगर हम इसकी केस स्टडी समझते हैं, जैसे हमने इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में तो चलो समझ ही लिया कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये यूज हुआ था। इसके अलावा एक और चीज था, जैसे अगर आप रिकॉल करोगे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट? कि जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 से 1998 के बीच में ये हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो भी एशिया की मेजर इकोनॉमीज थी एक्सेप्ट इंडिया, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था। जैसे फिलीपींस हो गया, जो छोटी मोटी कंट्रीज है, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, राइट, एक्सेट्रा। तो ये सारी कंट्रीज में क्या होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए तो वहां पे किसने इंटरवीन किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंटरवीन किया। कि ये क्या करेगा, ये बताएगा कि आपको अब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिस्टोर कैसे करना है। तो वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फंड दिया, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए, और कुछ टर्म्स दिए। जैसे इंडिया में क्या टर्म्स दिया था कि लिबरलाइज करना है और प्राइवेटाइज करना है। ग्लोबलाइज करना वो इंडिया का कॉल था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप ग्लोबलाइज कर सकते हो, बट बोला कि वो आपका कॉल है। तो इंडिया ने वो कॉल ले लिया और बोला कि हाँ ठीक है, हम लिबरलाइज और प्राइवेटाइज तो करेंगे ही, जो टर्म्स थे आईएमएफ के, एंड उसके साथ में ग्लोबलाइज भी करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी की थी, राइट? तो दिस इज द एक्चुअल रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस तरीके से वो इंटरवीन करता है विद द टाइम टू टाइम, और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को वो रिस्टोर करता है, यानी कि वो मेंटेन करता है। ओके। अब अगर हम इसका वर्क समझते हैं तो ये क्या करता है, ये मेजरली एक सर्विलियंस करता है। अब सर्विलियंस को अगर हम बेटर वे में समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सर्विलियंस मीन, तो ये क्या करता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखता है कि वो इकोनॉमी में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। एंड जब वो देखता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज देख रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहा है, इनफैक्ट वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देख रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो पॉलिटिकल वो पॉलिसी की एडवाइस करता है। क्या टाइप की एडवाइस करता है कि आपके रिकमेंडेशन करता है कि आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या चेंज होना चाहिए, आपका एक्सचेंज रिजीम में क्या चेंज होना चाहिए, एंड आपके क्या टाइप के आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने चाहिए। नाउ सेकंड आ जाता है कि लैंडिंग पर्पस, की वो लैंडिंग करता है, जैसे हमने देखा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है, कि वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा कि इन केस अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज हो रही है या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। बट उसके साथ वो कुछ कंडीशंस रखेगा, जैसे हमने देखा कि इंडिया के लिए बोला था कि आपको लिबरलाइजेशन करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, और ग्लोबलाइजेशन का उसने एक ऑप्शन दिया था कि हाँ अगर आपको करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, वो आपका कॉल है। तो इंडिया ने वो कॉल ले लिया, एंड एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दिए। ये रिफॉर्म्स को डिजाइन किया जाता है कि जो भी कॉजेज होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के, उसको एड्रेस कर सके, एंड उसके अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा प्रमोट कर सके। ओके। देन है टेक्निकल असिस्टेंस, की ये कई सारे टाइप की टेक्निकल असिस्टेंस देता है कि ये आपको कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, कि जो भी आईएमएफ के मेंबर्स होते हैं उनकी मेंबर कंट्रीज का कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए टेक्निकल टाइप के असिस्टेंस देता है। फॉर एग्जांपल आपको वो ट्रेनिंग देगा, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएगा, एंड आपको पॉलिटिकली आपके पॉलिसी में वो एडवाइस करेगा। देन आ जाएगा इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, कि जो आईएमएफ है वो कंट्रीज को हेल्प करता है कि वो अपना इंस्टीट्यूशंस को और भी ज़्यादा डेवलप करे। इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस यहाँ पे क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कि आरबीआई को एक स्ट्रांग बॉडी बनाए, वो एक अच्छे से फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसीज को वो और अच्छे से फ्रेम कर पाए, एंड वो गाइड कर पाए सरकार को कि हाँ हमें ये टाइप की पॉलिसीज अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट है। देन आ जाता है ग्लोबल कोऑपरेशन, कि ये हेल्प करता है कि कंट्रीज के बीच में ग्लोबल कोऑपरेशन हो। ओके। तो ये कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये एनकरेज करता है कि आप साथ में मिलकर काम कीजिए और एड्रेस कीजिए कोई भी टाइप का ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज आए। यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज कब आया था, जब कोविड-19 आया था। तो हमें पता है कि पूरे ग्लोब में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया। तो वहां पे आईएमएफ ने रिक्वेस्ट किया था सारी कंट्रीज के साथ कि आप सब मिलके एक साथ एक कोलैबोरेशन कीजिए, एंड आप सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रखिए कि आप जो भी अपने फिजिकल पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हो या मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हो, तो वो सिर्फ आप अपना बेनिफिट देख के मत कीजिए, पूरे ग्लोब का बेनिफिट देख के कीजिए। क्योंकि एट द एंड कोविड-19 से सिर्फ आपकी कंट्री नहीं जूझ रही है, पूरा ग्लोब ही जूझ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा कि आप कॉपरेशन कीजिए एंड कोऑर्डिनेशन कीजिए, तो इससे जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। ओके। देन कोई भी क्राइसिस को बचाने के लिए ये क्या करता है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है, एंड जो क्राइसिस हो जाता है उसके लिए ये टाइमली मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक टर्म ऑल्सो कि हमें पता है कि हर कंट्री कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रही है या तो वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। अब जब वो इंपोर्ट कर रही है तो वो यूएस डॉलर यूज कर रही है, जब वो एक्सपोर्ट कर रही है तो वो यूएस डॉलर उसको मिल रहा है। यानी कि हम वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्लस डिजिटाइजेशन। तो जितना ज्यादा हमने खुद को ग्लोबलाइज किया है और जितना ज्यादा डिजिटाइज किया है उसके चलते हमारे इंटरनेशनल ट्रेड और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और जितना ज्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन इवॉल्विंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो इसको समझते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, इन फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है इन एक्सचेंज रेट, यानी कि जो करेंसीज एक्सचेंज होती है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, प्लस ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है एंड मैनेज देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो ये क्या किसके थ्रू होता है, ये मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये उसके थ्रू होता है। ओके, अब इसका की रोल्स क्या है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन मॉनेटरी सिस्टम। पहला है कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। ये कैसे होगा ये हम देख चुके हैं, दैट इज कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, यानी कि यूएस डॉलर का डिमांड और सप्लाई कितना हो रहा है उससे। सेकंड आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट रह रहा है, कैपिटल फ्लो कितना हो रहा है वहां पे, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। कैपिटल फ्लोज या तो कैपिटल इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, या फिर अगर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे पोवर्टी कितनी है, हमारा डिमांड कितना है, परचेसिंग पावर कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। सो दीज आर ऑल इफेक्टिंग आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड देन इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहाँ पे ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी कितना ज्यादा स्टेबल है। जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं तो आपकी कंट्री कितना ज्यादा स्टेबल है, राइट तो उसके चलते आपकी स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज दी ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन, की कोई भी इकोनॉमी ग्रो हो रही है या वो गिर रही है तो वहां पे ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 हुआ। अब कोविड-19 में ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा था कि G20 की समिट में इस पे बात की गई, आईएमएफ ने इस पे बात की गई, वर्ल्ड बैंक ने इस पे बात की गई, डब्ल्यूटीओ ने इस पे बात की गई, और यहाँ पे ये चीज मोटिवेट करने का ट्राई किया कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, ताकि जो भी टाइप का रिस्क हो रहा है हम उससे खुद को मिटिगेट करवा सके। तो अगर हम इसका देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन, अगर देखिए कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हमने देखा कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो ये क्या कर रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि सारी कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करने के लिए, राइट। क्योंकि जैसे डब्ल्यूटीओ का कैसे होता है कि जैसे हमने, चलो डब्ल्यूटीओ को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं और बेटर वे में, कि डब्ल्यूटीओ का रोल क्या होता है। कि मान लीजिए कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, कि इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब इंडिया गेहूं बेच रहा है, ठीक है। अब इंडिया बोल रहा है कि मैं गेहूं बेच रहा हूं, यूएसए बोल रहा है कि मैं भी गेहूं बेच रहा हूं। अब इंडिया ने अपने किसानों को सब्सिडी दे दी, सब्सिडी ज़्यादा दे दी, तो किसानों को वो गेहूं सस्ता पड़ा। अब जब किसानों को वो गेहूं सस्ता पड़ेगा तो मार्केट में सस्ता बेचेगा, सिंपल सी बात है। अब जब वो मार्केट में सस्ता बिकेगा, यूएसए का गेहूं कम खरीदेंगे लोग। तो अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए डब्ल्यूटीओ के पास जाएगा, वो बोल रहा है कि इंडिया के किसान को सब्सिडी ज्यादा मिलने के चलते वो सबसे सस्ता गेहूं बेच रहे हैं, तो उसका गेहूं लोग ज्यादा खरीद रहे, हमारा नहीं खरीद खरीद रहे। तो अब डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, डब्ल्यूटीओ इंक्वायरी करेगा, इंडिया के पास आएगा और वो इंक्वायरी करेगा कि आपको जितना थ्रेशोल्ड सेट किया गया है हमने अंडर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो डब्ल्यूटीओ का है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर बताया गया है कि आप एक सर्टेन लेवल का सब्सिडी सेट कर सकते हो, राइट जिसको डी मिनिमस लिमिट भी कहा गया है। हालांकि हम आने वाली क्लास में उसको और बेटर तरीके से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी कितना दे सकते हैं उस पर एक लिमिट सेट करी गई है। अगर आप वो लिमिट से ज्यादा सब्सिडी दोगे तो आपको वो दूसरी कंट्री डब्ल्यूटीओ के पास ले जाएगी और डब्ल्यूटीओ आपको एक सुनवाई करेगी कि आप इतना सब्सिडी नहीं दे सकते। तो वो क्या करेगा, इंडिया फिर वापस अपना गेहूं का प्राइस बढ़ा देगा, ताकि ये दोनों एक कंपिटिटिव हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि दोनों के गेहूं बिके बट एज अ फेयर वे में बिके, कि एक फेयर ट्रेड हो सके।
राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मेजर रोल होता है। ओके, कि दोनों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन लेके आ रहा है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में वो कोऑर्डिनेशन रहा है, राइट? अब फिर आ जाता है पॉलिसी हार्मोनाइजेशन, जिसके अंदर कंट्रीज को अगेन कोऑर्डिनेट करवाया जाता है कि आपकी जो मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कीजिए। क्योंकि जब कोविड-19 हुआ था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, या इसराइल का कोई इशू हुआ, अफगानिस्तान का कोई इशू हुआ, तो यहाँ सब में क्या हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई भी क्राइसिस हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है, दैट इज द सप्लाई चेन मैकेनिज्म। कि जब सप्लाई चेन अगर इफेक्ट हो गई, तो पूरा व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इम्पैक्ट होने लग जाएगा ना, अल्टीमेटली वो नेगेटिवली हैम्पर करेगा कोई भी कंट्री को। तो उसके लिए पॉलिसी में हार्मोनाइजेशन लाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, कंट्रीज में एग्री टू अवॉइड एक्सेस फिस्कल डेफिसिट्स और कोऑर्डिनेट इंटरेस्ट रेट चेंजेस। ओके, फिर इसका WTO का जैसे हमने समझ लिया कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो रखता है कि दो दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया है तो उनको वो सेटल करवाएगा। देन क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, की कोई भी क्राइसिस हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, रेगुलेटरी कोऑपरेशन किया जाएगा। देन ग्लोबल गोल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल या तो क्लाइमेट चेंज को रिगार्डिंग कोई भी रोल हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हो गया, पोवर्टी रिडक्शन हो गया, तो ये रहेगा। एंड देन एट द एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए एक बॉडी भी बनी गई है, दैट इज UNFCCC। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ बॉडी। तो इस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को वर्क करता है, राइट? अब जैसे हमने मतलब समझ लिया है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज द ब्रिटेन वुड सिस्टम established after World War II was based on floating exchange rate, a fixed exchange rate system pegged to gold, a managed float exchange rate system, a completely unregulated exchange rate system। अब ये आपको याद होगा कि जब हमने देखा था कि हाउ द मनी हैज इवॉल्व्ड, तो उसके अंदर ये हमने बहुत बेटर वे में समझा था। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज वो देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंगली उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पेग टू गोल्ड। सेकेंड है, अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, कि उसका कितना ट्रेड हुआ है, ट्रेड के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ, यानी कि ये क्या बताता है कि आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितना हुआ है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ IMF, कि IMF का रोल इसमें से कौन सा एक्यूरेटली डिफाइन करता है। दैट IMF मॉनिटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, यस दैट इज राइट। IMF provides financial assistance to countries facing difficulties with the balance of payments, that is also right। IMF sets exchange rates for member country, नहीं वो exchange rate नहीं set करता। IMF regulate international trade, नहीं वो WTO करता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट्स को इसमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। क्या वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इन्फ्लेशन रेट करता है, या पॉलिटिकल इवेंट करता है। सी, जब भी आप एक्सचेंज रेट की बात करो ना, तो वहां पे सबसे मेजर चीज क्या आ जाएगी कि आपके ट्रेड को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती है। तो आपको ट्रेड को इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंपैक्ट करता है, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन रेट करेगा, पॉलिटिकल इवेंट भी करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा D 1 2 3 and 4। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग डैश एंड डैश अमंग इट्स कंट्रीज, कि कंट्री में क्या क्या प्रमोट करना चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड प्रोटेक्शन और करेंसी डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन और मार्केट रेगुलेशन, राइट? सो करेक्ट आंसर प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.